नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी विद के सर CKTD में हार्दिक स्वागत है। आज हम करने वाले हैं आगामी BEd फाइनल ईयर के एग्ज़ाम जो होने वाले हैं उनके कुछ प्रश्न लेकर हम आए हैं। तो आइए आज का हम देखते हैं पहला प्रश्न। इससे पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। ये सभी प्रश्न हिंदी और इंग्लिश दोनों में हैं, तो जैसे आप कंफर्ट हों तो आप देख लीजिएगा। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न क्या है, देखिएगा कि वैदिक कालीन शिक्षा की अवधि क्या है। वैदिक कालीन शिक्षा की अवधि क्या है? 3000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक, 2500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक, 2400 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक, या इनमें से कोई नहीं। अगर आपको इसका जवाब पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो इसका सही जवाब है बी नंबर, क्या 2500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। अब इसी में आएगा बौद्ध काल का। तो बौद्ध काल का है इसमें 500 ईसा पूर्व से कितना, 500 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व तक। ठीक, तो देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है। वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम क्या था? तो वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम क्या था? तो वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम था संस्कृत। क्या था? संस्कृत। इसका सही उत्तर क्या है? संस्कृत। तीसरा प्रश्न है, उपनयन संस्कार किससे संबंधित है? उपनयन संस्कार किससे संबंधित है? ऑप्शन है विद्या समाप्ति पर, गृह स्थापना के समय, गुरुकुल में प्रवेश के समय, या उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब है गुरुकुल में प्रवेश। अच्छा बताइएगा, जो उपनयन संस्कार होता था वो अलग अलग वर्ण में अलग अलग था। तो ये बताइए, ब्राह्मणों का कितने वर्ष में उपनयन संस्कार होता था, क्षत्रिय का और वैश्य का? पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल मैं बता रहा हूँ, जो ब्राह्मणों का होता था वो होता था 8 वर्ष में। ठीक, और जो क्षत्रियों का उपनयन संस्कार कितने, 10 वर्ष में, और वैश्यों का 12 वर्ष में। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। वैदिक कालीन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था? वैदिक कालीन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए है नैतिक विकास, ऑप्शन बी है शारीरिक विकास, ऑप्शन सी है आध्यात्मिक विकास, ऑप्शन डी है मानसिक विकास। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है आध्यात्मिक विकास। क्या? आध्यात्मिक विकास। वैदिक कालीन शिक्षा का पाठ्यक्रम क्या था? वैदिक कालीन शिक्षा का पाठ्यक्रम क्या था? पराविद्या, अपरा विद्या, ऑप्शन सी परा एवं अपरा विद्या दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा
para एवं अपरा विद्या दोनों, इसका सही आंसर है। परा का संबंध आध्यात्मिक से है। किससे है? आध्यात्मिक से है। किससे है? आध्यात्मिक से है। और अपरा विद्या का भौतिक या लौकिक विषयों से है। ठीक है, भौतिक या लौकिक विषयों से है। परा विद्या में किन किन चीज़ों का अध्ययन होता था? तो वेद, वेदांत, उपनिषद, पुराण, दर्शन और नीति शास्त्र आदि विषयों का अध्ययन किया जाता था। और अपरा विद्या में जिसको क्या किस नाम से जानते थे? भौतिक या लौकिक विषयों के नाम से भी जानते थे। तो इसमें क्या क्या किस किस चीज़ों का अध्ययन करना पड़ता था? किन किन विषयों का अध्ययन करते थे हम लोग? तो इसमें किया जाता था इतिहास, ज्योतिष, गणित, भौतिक शास्त्र, भूगर्भ विज्ञान और तर्कशास्त्र। ये किसके थे? ये अपरा विद्या के। आप इनको नोट डाउन करते जाइएगा, ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, प्राचीन शिक्षा का केंद्र तक्षशिला कहाँ है? प्राचीन शिक्षा का केंद्र तक्षशिला कहाँ है? तो कहाँ है तक्षशिला? तक्षशिला है हमारा पाकिस्तान में। कहाँ पे है? पाकिस्तान में। अच्छा, अगर पूछा जाए भारत का प्रथम विश्वविद्यालय, भारत का प्रथम विश्वविद्यालय, तो आप क्या क्या आंसर करेंगे? क्या है? नालंदा। और अगर विश्व में पूछे तो विश्व में क्या है? ये है हमारा तक्षशिला। क्या है? तक्षशिला है। तक्षशिला ये क्या है? ये विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय है। और भारत का प्रथम विश्वविद्यालय तो क्या है? नालंदा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। वैदिक काल में समावर्तन उपदेश कब दिया जाता था? वैदिक काल में समावर्तन उपदेश कब दिया जाता था? ऑप्शन है गुरुकुल में प्रवेश के समय, विद्या की समाप्ति पर, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा विद्या की समाप्ति पर। कब? विद्या की समाप्ति पर। अगला प्रश्न है, बौद्धकालीन शिक्षा की अवधि क्या थी? बौद्धकालीन शिक्षा की अवधि क्या थी? अभी मैंने आपको बताया था, पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऑप्शन ए है 500 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व, 400 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, 300 ईसा पूर्व से 900 ईसा पूर्व, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा, क्या होगा? 500 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व तक। अगला प्रश्न है, बौद्ध काल में शिक्षा का माध्यम क्या था? बौद्ध काल में शिक्षा का माध्यम क्या था? ऑप्शन ए है संस्कृत, बी है पाली, सी ऑप्शन है अंग्रेजी, डी ऑप्शन है वैदिक संस्कृत। तो इसका सही जवाब होगा, क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। प्रव्रज्या संस्कार किससे संबंधित था?
प्रव्रज्य संस्कार किससे संबंधित था? ऑप्शन ए है वैदिक काल, ऑप्शन बी है बौद्ध काल, ऑप्शन सी है मध्यकाल, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। बी इज द राइट आंसर। बौद्ध काल। प्रव्रज्य संस्कार किससे संबंधित था? तो ये संबंधित था बौद्ध काल से। अगला प्रश्न है, मठ एवं बौद्ध विहार बौद्ध शिक्षा के केंद्र थे। ऑप्शन ए है प्राथमिक शिक्षा, ऑप्शन बी है उच्च शिक्षा, ऑप्शन सी है प्राथमिक एवं उच्च शिक्षा, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा हमारा प्राथमिक एवं उच्च शिक्षा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, बौद्ध काल में विद्यार्थी को किस नाम से जाना जाता था? बौद्ध काल में विद्यार्थी को किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए है सामनेर, ऑप्शन बी है ब्रह्मचारी, ऑप्शन सी है शागिर्द, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो किस नाम से जानते थे? तो जानते थे हम सामनेर। किससे? सामनेर। ऑप्शन ध्यान से देखिएगा, और अगर पता हो जवाब तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। प्रश्न नंबर 13, बौद्धकालीन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था? बौद्धकालीन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए है मुक्ति, ऑप्शन बी है निर्वाण प्राप्त करना, ऑप्शन सी है ज्ञान प्राप्त करना, ऑप्शन डी है मानसिक विकास करना। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है क्या? निर्वाण प्राप्त करना। क्या है? निर्वाण प्राप्त करना। कंफ्यूज मत होइएगा, ध्यान से देखिएगा जवाब। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया? इम्पॉर्टेंट हो सकता है, लिख लीजिएगा। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया? ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त, ऑप्शन बी है अशोक, ऑप्शन सी कुमारगुप्त, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा कुमारगुप्त। क्या होगा? कुमारगुप्त। अब प्रश्न 15 है, मध्यकालीन शिक्षा की अवधि क्या थी? ये देखिए, सारा दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा, और अगर आप लिखना चाहें तो इसको नोट्स बनाते चलिएगा और क्लास में लिखते चलिएगा। तो मध्यकालीन शिक्षा की अवधि क्या थी? 800 ईस्वी से 1700 ईस्वी, 1000 ईस्वी से 1700 ईस्वी, 1200 ईस्वी से 1700 ईस्वी, 1200 ईस्वी से 1600 ईस्वी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है 1200 से 1700 ईस्वी तक। ठीक है। अगला प्रश्न है, मकतब और मदरसा मध्यकालीन शिक्षा के केंद्र थे। प्राथमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, प्राथमिक एवं उच्च शिक्षा, उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है प्राथमिक एवं उच्च शिक्षा। अगला प्रश्न देखते हैं, मध्यकालीन शिक्षा में शिक्षक को किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए है उस्ताद, बी शागिर्द, सी बटुक, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा उस्ताद। किस नाम से जानते थे? उस्ताद। प्रश्न नंबर 18, मध्यकाल में उच्च शिक्षा का माध्यम क्या था? मध्यकाल में उच्च शिक्षा का माध्यम क्या था? हिंदी, अंग्रेजी, अरबी फारसी, उर्दू। तो इसका सही जवाब होगा अरबी फारसी। क्या होगा? अरबी फारसी। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, मध्यकालीन शिक्षा को शैक्षिक विकास की दृष्टि से क्या कहा जाता है? मध्यकाल की शिक्षा को शैक्षिक विकास की दृष्टि से क्या कहा जाता है? विकसित युग,
विकासशील युग, अंधकार युग या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा, इसका सही जवाब क्या होगा? इसका अंधकार युग। क्या कहा जाता है? अंधकार युग। ऑप्शन नंबर इसका सही क्या है? सी। अगला प्रश्न है, बिस्मिल्लाह रस्म की वास्तविक उम्र है क्या? 3 वर्ष 3 माह 3 दिन, 4 वर्ष 4 माह 4 दिन, 5 वर्ष 5 माह 5 दिन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा 4 वर्ष 4 माह 4 दिन। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश कालीन शिक्षा की अवधि क्या थी? तो ब्रिटिश कालीन शिक्षा की अवधि क्या थी? 1500 ईस्वी से 1800 ईस्वी तक, 1700 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक, 1700 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक, 1600 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक। तो इसका सही जवाब होगा 1700 से 1947 ईस्वी तक। अगला प्रश्न है, बाईस, किसने एडम के प्रतिवेदन को एक मिथक समझा? किसने एडम के प्रतिवेदन को एक मिथक समझा? गोपाल कृष्ण गोखले, लोकमान्य तिलक, फिलिप हार्टिंग, महात्मा गांधी। तो इसका सही जवाब होगा फिलिप हार्टिंग। किसने? फिलिप हार्टिंग। निस्संदन सिद्धांत विशेष रूप से शिक्षा से संबंधित था। निम्न वर्ग, उच्च वर्ग, निम्न एवं उच्च वर्ग, उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? अगर पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसका सही जवाब है उच्च शिक्षा। निस्संदन सिद्धांत के जनक किसे कहा जाता है? फिल्टरेशन थ्योरी के जनक किसे कहा जाता है? हु इज द फादर ऑफ फिल्टरेशन थ्योरी? तो इसका सही जवाब है मैकाले। किसको कहा जाता है? मैकाले को। अगला प्रश्न है, किसने कहा वुड का घोषणा पत्र भारतीय शिक्षा के इतिहास में एक महाअधिकार पत्र है? लॉर्ड मैकाले, एच.आर. जेम्स, लॉर्ड कर्जन या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब होगा एच.आर. जेम्स। किसने कहा? एच.आर. जेम्स ने। वुड का घोषणा पत्र कब प्रकाशित हुआ? वुड का घोषणा पत्र कब प्रकाशित हुआ? ऑप्शन है 1953, 1954, 1952, 1950। अगर पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसका सही ऑप्शन है 1954। सॉरी, इसमें ऑप्शन 18 होना चाहिए था, 19 हो गया है। तो आप क्या है, इसका सही जवाब क्या है? 19 जुलाई 1854। क्या भाई? 19 जुलाई 1854। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक, 1854 कर लीजिएगा। ठीक है। फिर है, वुड के घोषणा पत्र में कितने अनुच्छेद थे? वुड के घोषणा पत्र में कितने अनुच्छेद थे? तो इसका सही जवाब है 100। कितने थे? 100 थे। अगला प्रश्न देखते हैं।
किसने कहा वुड का घोषणा पत्र भारतीय शिक्षा की नींव है? इसने आधुनिक भारतीय शैक्षिक प्रणाली की शुरुआत की या प्रणाली शुरू की। H.R. जेम्स, हैम्पटन, लॉर्ड डलहौजी या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा हैम्पटन। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय शिक्षा आयोग 1882 के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय शिक्षा आयोग 1882 के अध्यक्ष कौन थे? चार्ल्स वुड, लॉर्ड कर्जन, विलियम हंटर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा विलियम हंटर। कौन? विलियम हंटर। हंटर आयोग की संस्तुति थी प्राथमिक शिक्षा के संबंध में, माध्यमिक शिक्षा के संबंध में, उच्च शिक्षा के संबंध में, उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब होगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं। हंटर आयोग का गठन कब हुआ? 1882, 1881, 1883, 1880। ध्यान से देखिएगा, अगर जवाब पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा हमारा 1882। क्या होगा? 1882। अगला प्रश्न है। केंद्रीय शिक्षा विभाग की स्थापना किसने किया? केंद्रीय शिक्षा विभाग की स्थापना किसने किया? लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड कर्जन, वेंटिक, सार्जेंट। तो इसका सही जवाब होगा लॉर्ड कर्जन। अगला प्रश्न देखते हैं। सन 1901 में शिमला में शैक्षिक सम्मेलन किसने आयोजित किया? सन 1901 में शिमला में शैक्षिक सम्मेलन किसने आयोजित किया? लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड कर्जन, विलियम बेंटिक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा लॉर्ड कर्जन। क्या होगा? लॉर्ड कर्जन। अगला प्रश्न है। सैडलर आयोग का गठन कब किया गया था? 1917, 1919, 1918, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 1917। कब? 1917। अगला प्रश्न है। कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग के अध्यक्ष कौन थे? कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है माइकल सैडलर, एडम, विलियम हंटर, मैकाले। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा माइकल सैडलर। क्या होगा इसका? माइकल सैडलर। अगला प्रश्न देखते हैं। सैडलर आयोग का प्रतिवेदन कितने अध्यायों में विभक्त है? 12, 13, 10, 11। इसका सही जवाब होगा 13। कितने में? 13 में। वर्धा शिक्षा योजना के प्रवर्तक कौन थे? इंदिरा गांधी, महात्मा गांधी, राजीव गांधी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा महात्मा गांधी। जाकिर हुसैन समिति ने बेसिक शिक्षा का प्रतिवेदन किस वर्ष प्रस्तुत किया?
1936, 1938, 1937, 1935। तो इसका सही जवाब होगा 1938। अगला प्रश्न देखते हैं, बुनियादी शिक्षा में शिक्षा का माध्यम क्या था? अंग्रेजी माध्यम, उर्दू माध्यम, संस्कृत माध्यम, मातृभाषा। तो क्या होगा इसका सही जवाब? मातृभाषा। क्या होगा? मातृभाषा। अगर क्लास पसंद आ रही हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। देखते हैं अगला प्रश्न, सार्वजनिक शिक्षा योजना में कितने अध्याय हैं? 19, 10, 12, 11। तो सही जवाब होगा क्या? 12। 39% छूट गया है। देखिएगा, सार्वजनिक शिक्षा योजना का प्रतिवेदन किस वर्ष प्रस्तुत किया? तो कब किया गया था? 1944। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने अपना प्रतिवेदन सरकार को कब प्रस्तुत किया? इसका सही जवाब है क्या? सी। कब? 1949। ठीक। अगला प्रश्न है, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन किया गया कब? विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन किया गया था 1948, 1946, 1949, 1951। इसका सही जवाब होगा क्या? 1948। कब? 1948। अगला प्रश्न देखते हैं, देखिएगा, ग्रामीण विश्वविद्यालय स्थापना का सुझाव किस आयोग ने दिया था? विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, कोठारी आयोग, हंटर आयोग, मुदालियर आयोग। अगर इन सभी के सन आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है विश्वविद्यालय आयोग। क्या है? विश्वविद्यालय आयोग। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन किसकी सलाह पर किया गया? विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन किसकी सलाह पर किया गया? केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड, अंतर विश्वविद्यालय परिषद, AB दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब क्या होगा? अंतर विश्वविद्यालय परिषद, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग में कुल कितने सदस्य थे? विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग में कुल कितने सदस्य थे? 8, 10, 9, 11। तो कितने सदस्य थे? इसका सही जवाब है 10। कितने? 10। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की मुख्य संस्तुति थी पाठ्यक्रम सुधार एवं विकास, प्रशिक्षण एवं शोध विकास, 3 वर्ष स्नातक अवधि, उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब होगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं, मुदालियर आयोग की मुख्य संस्तुति थी विशिष्ट विद्यालय, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, बहुउद्देशीय विद्यालय, उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब होगा उपरोक्त सभी। माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे?
माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? राधाकृष्णन, मुदालियर, कोठारी, राममूर्ति। तो इसका सही जवाब क्या है? अगर पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसका सही जवाब है मुदालियर। अगला प्रश्न देखते हैं। माध्यमिक शिक्षा आयोग के प्रतिवेदन में कुल कितने अध्याय थे? ऑप्शन हैं 13, 14, 15, 10। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है 15। आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं। माध्यमिक शिक्षा आयोग में कुल कितने सदस्य थे? 8, 9, 7, 10। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है 9। ठीक। आज की क्लास आपको कैसी लगी? अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और क्लास पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर क्लास पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ में बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि समय समय पर हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगली कक्षा में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। गुड नाइट।